हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक। आज हम लोग की सेल बायोलॉजी में ठीक है पढ़ना है हम लोग को कि लिखा गया कि हाउ सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द ऑफ सेल। ठीक है, कि पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे प्रवेश करते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे प्रवेश करता है, आज हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। कोई पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे प्रवेश करता है। ठीक है, तो वही लिखा गया कि हाउ सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल्स। पदार्थ कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर कैसे प्रवेश करता है। तो पदार्थ कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर ठीक है मुख्यतः तीन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि सब्सटेंस कैन इंटर द सेल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है कि ध्यान रखना है कि जो बताया था ना, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है या कोशिका जो कला होती है, उसी से क्या होते हैं, पदार्थ बाहर निकलते हैं और उसी से क्या होते हैं, अंदर आते हैं। उसी के द्वारा एक वो मीडिएटर काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसी के द्वारा पदार्थ क्या होगा, कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका के बाहर जाएगा। तो उसके लिए तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला होता है आपका डिफ्यूजन बोलते हैं, इसमें पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, डिफ्यूजन बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, कि किस प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ क्या करते हैं, कोशिका के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो लिखिएगा सब्सटेंस कैन इंटर, सब्सटेंस सब्सटेंस कैन इंटर, substance can enter the cell across, substance can enter the cell across, ठीक है, across। ठीक है, लिखा गया है कि substance can enter, ठीक है, substance can enter cell, substance can enter the cell cross a plasma membrane, plasma membrane, a plasma membrane, ठीक है, a plasma membrane by the following process, by the following by the following process, by the following process। ठीक है, ध्यान रखना है कि सब्सटेंस कैन इंटर द सेल अक्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। कर रहा है कोशिका के अंदर पदार्थ ठीक विभिन्न प्रक्रिया कर रहा है कि विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। माने पदार्थ जो होते हैं, इसकी हिंदी क्या लिखी जाएगी, पदार्थ, पदार्थ ठीक है, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर या बाहर, कोशिका के अंदर या बाहर, बाहर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को हम लोग कोशिका कला बोलते हैं ये। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रक्रिया, विभिन्न प्रक्रिया से निकलते हैं, से निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रक्रिया से निकलते हैं। ठीक है, माने बाहर निकलते हैं या अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रक्रिया से लिख सकता है, लिखा जा सकता है, प्रक्रिया से होता है, विभिन्न प्रक्रिया से होता है। ठीक है, कि कोशिका के अंदर कर कोशिका के अंदर, बाहर या प्लाज्मा झिल्ली के, ठीक है, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रक्रिया से, ठीक है, कर उसके अंदर प्रवेश करेंगे या बाहर निकलेंगे। तो वही लिखा गया है कि सब्सटेंस कैन इंटर द फॉलोइंग अक्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, कोशिका के अंदर पदार्थ कैसे उसके अंदर जाएगा, कब कैसे उसके साथ प्रवेश कब प्रवेश करेगा। तो उसके लिए तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पहला उसमें लिखिएगा डिफ्यूजन, जिसको विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन जिसको क्या बोलते हैं, विसरण बोला जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ओसोमिस, ओसोमिस इसको क्या बोलते हैं, परासरण बोला जाता है, परासरण, ठीक है। आपका तीसरा होता है, तीसरा लिख लीजिएगा, ठीक है, इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस हिंदी में भी इनको यही बोला जाता है, तो नोट कर लीजिएगा कि इन्हीं तीन प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ प्रवेश करेंगे, कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर प्रवेश कर रहा है तो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर हमारे पदार्थ प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वही लिखा गया है कि ठीक है, पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रक्रिया से क्या होते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं, ठीक है। वही इंग्लिश में भी लिखा गया है कि सब्सटेंस कैन इंटर क्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। पदार्थ जो होता है कोशिका के अंदर या बाहर इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं या प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग कि कौन से तीन प्रोसेस होता है। तो पहला हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कि पहला हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में विसरण बोला जाता है। दूसरा आपको लिखा गया है ओसोमिस लिखा गया है। दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा है, तो दूसरा आपका ओसोमिस लिखा गया है। तीसरा इंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ये तीन प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कि इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर कोई पदार्थ या तो प्रवेश करेगा या तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन है, दूसरा ओसोमिस है जिसको परासरण बोला जाएगा, तीसरा आपका एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ये तीन प्रोसेस आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे ओसोमिस क्या होता है और एंडोसाइटोसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें बता रहे हैं, पहला ओसोमिस, ठीक है, इसमें पहला हेडिंग लिखिएगा डिफ्यूजन, ठीक है, पहली हेडिंग लिखिएगा डिफ्यूजन, लिखिएगा पहला हेडिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, विसरण, ठीक है। अब विसरण किसे कहा जाता है, तो ध्यान समझिएगा विसरण किसे कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, विसरण किसी पदार्थ के कणों की गैसीय या द्रव अवस्था में स्वतः होने वाली गति होती है। कह रहा है कि विसरण जो होता है, विसरण किसी पदार्थ की, ठीक है, कह रहा है कि जो गैसीय अवस्था में हो चाहे द्रव अवस्था में हो, ठीक है, स्वतः होने वाली क्या है, गति है, ठीक है। विसरण जो होता है गैसीय पदार्थ हो चाहे द्रव पदार्थ हो, उनकी स्वतः, ठीक है, कह रहा है कि होने वाली क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ठीक है। उसको क्या बोला जा सकता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के द्वारा कोई, कह रहा है कि गैसेस सब्सटेंस हो सकता है चाहे लिक्विड कोई सब्सटेंस होता है, वो आपस में क्या करते हैं, ठीक है, कर उनकी होने वाली यह गति होती है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिखा जाए तो फिर बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में लिखे तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि विसरण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए डिफ्यूजन किसे कहा जाता है, तो कह रहा है कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव्ड, ठीक है। ध्यान समझना है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, माने डिफ्यूजन क्या है, एक स्वतः होने वाली क्या है, गति है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट माने ध्यान रखना है स्वतः बोलते हैं, तो कह रहा है डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, कह रहा है डिफ्यूजन जो है स्वतः होने वाली गति माने अपने आप से खुद से हो जाए, तो कह रहा है डिफ्यूजन एक स्वतः होने वाली क्या है, मूवमेंट है, गति है। कह रहा है कि ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लो कंसंट्रेशन until यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव्ड। कह रहा है कि कम लिखा गया ना कि फ्रॉम ए रीजन हाई कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता वाला जो विलेन है उसका कंसंट्रेशन किधर होगा, कह रहा है कि लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, और कह रहा है कि वह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का यूनिफॉर्म, ठीक है, कंसंट्रेशन अगर बराबर नहीं होता तब तक वो होता रहता है, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है, कह रहा है कि विसरण किसी पदार्थ के गैसीय या द्रव अवस्था में होने वाली एक स्वतः गति है, ध्यान रखना है। विसरण क्या है, तो कह रहा है कि विसरण किसी पदार्थ के गैसीय या द्रव अवस्था में होने वाली स्वतः गति है।
करा जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक गति करते हैं जब तक कि दोनों सिरों पर एक समान सांद्रता प्राप्त न हो जाए। ठीक है, माने उच्च सांद्रता का जो द्रव होगा वो किधर की ओर गति करेगा, तो करा निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। वह गति तब तक करता रहता है जब तक कि दोनों की सांद्रता क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना है कि इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि विसरण किसी पदार्थ के गैसीय द्रव अवस्था में होने वाली एक स्वतः गति है। माने गैसीय द्रव अवस्था में जो पदार्थ रहेगा वही की क्या है, गति है। ठीक है, कह रहा है जिसमें उच्च सांद्रता वाला, कह रहा है जिसमें उच्च सांद्रता वाला, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, उसकी गति कह रहा है किधर होगी, कह रहा है निम्न सांद्रता वाले पदार्थ की ओर होगी। ठीक है, कह रहा है यह गति तब तक गति करते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर न हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि यह गति तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों कह रहा है कि कंसंट्रेशन का मान अगर बराबर न हो जाता है तब तक ये गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। जैसे एक बोला जाता है ना कि ठीक है, उष्मा गति का नियम में माने जब तक दोनों पदार्थों का तापमान बराबर नहीं हो जाता तब तक उष्मा का क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे में स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी हम समझिएगा कि यह स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब होता है। ठीक है, कह रहा है कि डिफ्यूजन में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, माने इसमें अधिक सांद्रता से लो सांद्रता की ओर तब तक गति होती रहती है जब तक कि दोनों कंसंट्रेशन का मान बराबर नहीं हो जाता है। तो ध्यान रखना विसरण के बारे में यह समझते रहिएगा। ठीक है, और लिखा गया है डिफ्यूजन इज फास्टर इन द गैसेस फेजेस देन इन लिक्विड एंड सॉलिड। कह रहा है कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसों में होता है। किसके कंपेयर कर रहा है कि अगर द्रव और गैसों, द्रव और ठोसों की तुलना में हम बात करें ना, कह रहा है गैस, द्रव और ठोस होगा, द्रव और ठोसों। ठीक है, ध्यान रखना है कि गैसीय अवस्था में विसरण द्रव और ठोसों की तुलना में अधिक होता है। सबसे ज्यादा विसरण किसमें होगा, तो गैस में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो विसरण सब को समझ में आया होगा कि विसरण क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक, कि विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे हम लोग बात करें। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा आपको क्या करेगा, कह रहा है कि जो सेल होती है, सेल में क्या होते हैं, कह रहा है पदार्थों का क्या होता है, आवागमन होता है। ठीक है, जैसे ध्यान रखना है, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है कि हमारे शरीर, कह रहा है कि कोशिका से क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे ध्यान समझिएगा, थोड़ा समझा दे रहे हैं कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर क्या होगा, करा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती चली जाएगी, अधिक होती चली जाएगी, तो हमारे सेल में जब बाहर वाला जैसे सांद्रता देखा जाए, बाहर की जब सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारे जो कोशिका के अंदर जो सांद्रता थी कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी सांद्रता क्या हो गई, कंसंट्रेशन अधिक हो गई। तो अब अधिक से कहाँ प्रवेश करेगा, कम वाले में, तो बाहर से निकलकर, माने हमारे कह रहा है कि जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड था, अब निकल कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझेंगे नहीं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, बाहर निकलता है। तो पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना किस प्रोसेस, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहेगा, कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, माने सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहेगा, और कह रहा है कि जैसे ही वो जब सांद्रता उसकी क्या हो जाती है, अधिक हो गई बाहर की अपेक्षा, ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और तब तक निकलता रहेगा जब तक बाहर का और अंदर का दोनों का इक्वल न हो जाए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती है। उसी तरह वो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन भी होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा डिफ्यूजन के माध्यम से ये सब प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करें। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा इसको। ठीक, कह रहा है एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो कह रहा है कि गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड ए सेल, माने वो हमारे कोशिका के अंदर क्या होती है, साइड में इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, कह रहा है कि एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ सेल द कंसंट्रेशन CO2 लो एज कंपेयर्ड इनसाइड ऑफ द सेल, माने कह रहा है कि जो वही बताया ना कि जब बाहर की सांद्रता हमारे अंदर की सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है, तो हमारे बाहर में जो सांद्रता, अगर आपका बाहर का जो CO2 था और हमारे एक अंदर कोशिका के अंदर CO2 था, अंदर का जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, जबकि जो बाहर का माने एनवायरनमेंट का जो CO2 है
उसकी कंसंट्रेशन लो है, तो क्या बोला गया, यहाँ पे लिखा गया ना कि हाई से लो की और मूवमेंट होता है। ठीक, तो इस प्रकार डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल इसका नोट किया जाए। एग्जांपल कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन का लिखिएगा सभी लोग एग्जांपल। तो ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कोशिका से बाहर निकलता है। तो देखिए एग्जांपल क्या लिखा गया है, कह रहा है ए गैस सच एज CO2, ठीक है, लिखा गया ए गैस सच एज CO2 गैस एक्युमुलेटेड इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड सेल। कह रहा है कोशिका के अंदर हमारी क्या होती है कि गैस होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या होती है कि बहुत हाई कंसंट्रेशन में क्या होती है, इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो। कह रहा है कि जबकि जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, माने जो एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड था उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। ठीक है, लो होती है। करेक्ट, इनसाइड ऑफ द सेल, माने हमारे एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, माने जो हमारे कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन से कंपेयर किया जाए तो बाहर का जो एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एज सुन एज देयर इज ए डिफरेंस, माने यही इनमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता थी। ठीक है, कि जो सेल के इनसाइड में जो आपका CO2 था, कोशिका के अंदर जो CO2 था उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई, और जबकि जो एनवायरनमेंट का CO2 है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। ठीक है, तो इनसाइड आउट ऑफ सेल CO2 मूव आउट ऑफ द सेल। तो इस प्रकार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कोशिका से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अमीबा में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो अमीबा होते हैं, अमीबा में इसी प्रकार का होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इस प्रकार कोशिका के अंदर से हमारे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, श्वसन का एक अंतिम उत्पाद होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमारी रेस्पिरेशन का क्या होता है, लास्ट आपका, ठीक है, प्रोडक्ट होता है। कोशिका के भीतर उच्च सांद्रता में एकत्रित हो जाती है। जो CO2 होता है वो हमारा क्या होता है, कह रहा है कोशिका के भीतर क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, कह रहा है कि इकट्ठी एकत्र हो जाती है। ठीक है, लेकिन कोशिका के बाहर वातावरण में CO2 की सांद्रता, ठीक है, कोशिका के अंदर की सांद्रता की तुलना में क्या होती है, निम्न होती है। लिखा गया है कि ध्यान समझना है कि इनसाइड द इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कोशिका के बाहर की सांद्रता थी, ठीक है, कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ लो, वो क्या होती है, कम होती है। किसके कंपेयर, कह रहा है कि जो हमारे कोशिका के अंदर जो सांद्रता थी उसकी तुलना में। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, तो कह रहा है कि अर्थात विसरण, ठीक है, कह रहा है जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर में CO2 के सांद्रता में भिन्नता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर, कह रहा है कि बाहर गति करता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में आपको भिन्नता दिखाई देती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लगता है, कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो लिख लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिका से कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, कि डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होता है कि हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से क्या होते हैं, ठीक है, करा जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन क्या होता है, जब हमारे रेस्पिरेशन जब होता है तो रेस्पिरेशन के माध्यम से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, माने ऑक्सीजन की सांद्रता हमारे अंदर क्या हो गई, कमी हो गई, जबकि बाहर की ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, अधिक है, कंसंट्रेशन उसका हाई है। अब ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, हमारे कोशिका के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। ठीक, तो दोनों माने कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता हमारे सेल के जब अंदर होगी तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की सांद्रता हमारे कोशिका के अंदर कम होती है तो बाहर से ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या करता है, इंटर करता है, कोशिका के अंदर इंटर करता है। तो ये दोनों माध्यम, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है, तो यह किसके बारे में था, तो यह हमारे विसरण के बारे में था। ठीक है, विसरण के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो यह सबको समझ में आया होगा, फिर से समझा दे रहे हैं, इसको फिर से समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी में बता रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन का एक अंतिम उत्पाद होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रेस्पिरेशन का हमारा क्या होता है, एक अंतिम प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट होता है।
कोशिका के भीतर उच्च सांद्रता में एकत्रित हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे सेल के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। लिखा गया ना, ए गैस सच एज CO2 गैस accumulated in a high concentration inside a cell। जो कह रहा है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, और क्या होता है, कह रहा है कि ये हमारे कोशिका के अंदर अधिक सांद्रता के साथ वो क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आगे लिखा गया है इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, जबकि हमारे कोशिका के बाहर का जो वातावरण था, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता है वह क्या होती है, लो होती है। किसके कंपेयर में, तो कह रहा है जो कोशिका के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, तब क्या होता है, कर एज सुन एज, तभी कर देयर इज डिफरेंस, तब क्या होता है कि इनमें विभिन्नता जब होने लगती है, अलग अलग परिवर्तन दिखाई देते हैं, माने अंदर की सांद्रता अधिक, बाहर की सांद्रता कम, ठीक है, तो कर इनसाइड आउट ऑफ द सेल, तब इस प्रकार हमारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो इसको समझ लीजिएगा कि इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारा जो अपशिष्ट एक प्रकार का वेस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट है, वो हमारे शरीर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार विसरण के प्रक्रम द्वारा कोशिका जैसे अमीबा में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, जबकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का सांद्रण, ठीक है, स्तर घट जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अमीबा के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए अब आगे हेडिंग लिखिएगा, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कुछ महत्वपूर्ण हम लोग तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए तो हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन के बारे में समझेंगे। कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, विसरण के महत्व क्या है। देखिए कह रहा है डिफ्यूजन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। कह रहा है कि जो डिफ्यूजन होता है, जो कह रहा है श्वसन वाली गैसें होती है उसका एक्सचेंज करने का काम करता है, आदान प्रदान करने का काम करता है। तो लिखा गया है कि डिफ्यूजन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। यहाँ समझना है कि कह रहा है कि विसरण श्वसन गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। जो, ठीक है, डिफ्यूजन होता है माने विसरण जो होता है वह श्वसन गैसों, ठीक है, के आदान प्रदान में सहायक होता है। क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, माने विसरण श्वसन गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है, ठीक है, ये आदान प्रदान में सहायक होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो डिफ्यूजन होता है ये हमारी जो श्वसन गैसें होती हैं उसके एक्सचेंजिंग में क्या होता है, सहायक होता है, आदान प्रदान में सहायक होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया डिफ्यूजन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो श्वसन वाली गैसें होती हैं उसके एक्सचेंजिंग में, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, सहायक होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा लिखा गया है कि इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूट एंड स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहा है कि यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों के वितरण तथा ठीक है, विसरण में सहायता करता है, ठीक है, माने प्रसार में सहायता करता है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, कि यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों के, यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों के वितरण तथा प्रसार में सहायक होता है, ठीक है। कह रहा है भाई जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य के अंदर जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ को बाहर निकालना, कुछ को अंदर निकालना, ठीक है, अंदर लेना, यह सारी प्रक्रिया इसी के द्वारा होती है। तो इसीलिए लिखा गया है कि इट हेल्प्स, माने जो डिफ्यूजन होता है वो मदद करता है, ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण में, ठीक है, एंड स्प्रेड माने प्रसार में, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है जो कोशिका अंदर द्रव्य के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके प्रसारण में, ठीक है, उनके वितरण में यह प्रक्रिया जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वह क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा।
और आगे लिखा गया भाई कि आगे लिखा है डिफ्यूजन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन ओसोमिस। कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन ओसोमिस। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन ओसमिस, माने जल का क्या होता है, विसरण। ठीक है, ओसमिस बोला जा सकता है, प्रसारण हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन ओसमिस, माने जो जल का विसरण होता है वह किसके प्रोसेस में होता है। ठीक है, किसके परिणाम के रूप में होता है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रसारण के रूप में होता है। ठीक है, माने जल का विसरण, जल का विसरण। ठीक है, जल का विसरण, प्रसारण। ठीक है, कह रहा है कि जल का जो विसरण होता है वो प्रसारण, वो जल का विसरण प्रसारण के रूप में होता है माने इन दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के अकॉर्डिंग होती है। कह रहा है वेरियस सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड गैसेस डिसॉल्व इन मीडियम, कह रहा है कि डिसॉल्व इन द मीडियम थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, कह रहा है कि इसमें समझिएगा और क्या है, तो कह रहा है कि विभिन्न पदार्थ जैसे ठोस, द्रव, गैस विसरण के माध्यम में ही घुल जाते हैं। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस होते हैं वह डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं किसके माध्यम के द्वारा, तो ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन, विसरण के माध्यम के द्वारा। ठीक है, तो बोला जा सकता है कि विसरण के माध्यम से, ठीक, विभिन्न पदार्थ, ठीक है, विभिन्न पदार्थ जैसे बोला जा सकता है ठोस, द्रव व गैस घुल जाते हैं मान इस प्रोसेस के द्वारा जो विभिन्न पदार्थ होते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि विसरण माध्यम के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो क्या होते हैं, ठीक है, डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया चौथा पॉइंट कि वेरियस सब्सटेंस, ठीक है, वेरियस सब्सटेंस, ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस डिसॉल्व इन मीडियम थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन के माध्यम के द्वारा ही अलग अलग प्रकार के पदार्थ क्या हो जाते हैं, इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें पांचवा पॉइंट ध्यान समझिएगा क्या है, करा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन माने पौधों में करा कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, कह रहा है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स, माने उसके बाहरी भाग, पौधों के बाहरी भाग से, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन, वो किसके माध्यम से होता है, तो वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। पौधों के जो बाहरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, उससे कह रहा है कि जल वाष्प का निकलना, ठीक है, ठीक है, वो किसके माध्यम से होता है, तो ध्यान से समझना है कि डिफ्यूजन के द्वारा होता है। चलिए इसको लिखा जाए, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि पौधों का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो वह डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, तो यह है कुछ डिफ्यूजन के क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछ भी सकता है कि आपसे पौधों का वाष्पीकरण किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, तो उसको बोल सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है कि पौधों के बाहरी भाग से ऊपरी भाग से जल का वाष्पीकरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ जल का करा है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर, माने जो जल का वाष्प होता है, ठीक है, वह वाष्पीकृत होता है। ठीक है, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के बाहरी भाग से होता है, तो करा ऑकर ड्यू टू डिफ्यूजन, वह किसके माध्यम से होता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, तो ध्यान समझना है, करा कि ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, करा है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों के बाहरी भाग से, करा आकर ड्यू टू डिफ्यूजन, वो किसके माध्यम से होता है,
तो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ध्यान रखना है कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ठीक है, वह किसके माध्यम से होता है, तो पौधों के जो बाहरी भाग से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि पौधों के ऊपरी भाग से वाष्पोत्सर्जन विसरण के कारण होता है। ठीक है, पौधों के ऊपरी भाग से, पौधों के ऊपरी भाग से वाष्पोत्सर्जन, पौधों के ऊपरी भाग से वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, विसरण के कारण होता है, विसरण के कारण होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, कि ट्रांसपिरेशन ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, कि पौधों के ऊपरी भाग से, एरियल पार्ट्स माने ऊपरी भाग से करा है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, माने जो जल के जो करा कि वेप्योर ऑफ वाटर होता है, ठीक है, वह उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। तो वह किसके माध्यम से होता है, ध्यान से समझना है कि विसरण के कारण होता है। ठीक है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जल से जो करा पत्तियों से जो वाष्प बन के जो वाटर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो कह रहा है कि पौधों के ऊपरी भाग से होता है, उसकी प्रक्रिया के कारण होता है, तो विसरण के कारण होता है। अगला छठा पॉइंट समझिएगा, कह रहा है कि स्प्रेड ऑफ सेंट और स्मेल फ्लावर। कह रहा है कि जो सुगंधित जो पदार्थ होते हैं, चाहे जो फ्लावर होते हैं, ठीक, उनकी जो सुगंध होती है, स्मेल होती है, वो किसके द्वारा फैलती है, तो डिफ्यूजन के द्वारा फैलती है। ध्यान रखना है कि जो कोई परफ्यूम मारता है, ठीक है, तो उसके शरीर देखते हैं ना, चारों ओर महकने लगता है, ठीक, या कोई सुगंधित फूल होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, अपनी स्मेल चारों ओर बिखेर देता है, वो किसके माध्यम से होता है, तो ध्यान समझना है, वो किसके माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, किसके लिए, कह रहा है पौधों के लिए, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कह रहा है परागण के लिए, फूल को अट्रैक्ट, माने जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर फूल महकेगा तो जो कीड़े होते हैं उसकी सुगंध को सूंघकर क्या होते हैं, उसके पास आते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, कह रहा है कि परागण करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कह रहा है कि फॉर प्लांट्स, ये पौधों के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कह रहा है कि कीटों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं कि फूलों से सुगंध का प्रसार, ठीक है, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, फूलों से सुगंध का प्रसार, स्प्रेड माने प्रसार, फैलना, तो फूलों से सुगंध का प्रसार विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। फूलों से सुगंध का प्रसार किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, कह रहा है कि यह पौधों के लिए, ठीक है, विसरण के द्वारा होता है। आगे लिख लीजिएगा कि यह परागण के लिए पौधों को कीटों को आकर्षित करना महत्व, ठीक है, लिख सकते हैं, इसको आगे लिखिएगा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे वह परागण करते हैं, जिससे वह कीटों के द्वारा, जिससे वह कीटों के द्वारा परागण करते हैं। ठीक है, तो यह कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, ध्यान समझ लेना है। ठीक है, कह रहा है कि फूलों से सुगंध, जैसे सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, इनका जो प्रसार होता है, स्प्रेड होता है, वो किसके माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। कह रहा है कि कोई स्मेल फ्लावर से आती है, कोई सुगंध आती है, वो किसके माध्यम से होती है, तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, वो कीटों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, कह किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। ठीक है, तो ये कुछ, ठीक है, विसरण के बारे में था। ठीक है, अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किसके बारे में, कल हम लोग पढ़ेंगे परासरण के बारे में। ठीक है, तो ये लगभग ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, लिखा गया ना, पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे प्रवेश करते हैं, तो ध्यान से लेना कि पदार्थ कोशिका के अंदर कैसे और कैसे बाहर और अंदर प्रवेश करते हैं, तो अभी हम बात किए हैं। ठीक है, विसरण के द्वारा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे परासरण के माध्यम से। ठीक है, तो इतना पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि सेल बायोलॉजी में जब हम पढ़े तो एकदम अच्छे से सब समझ में आए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।